अली तारिक का जो है वो आबिद बॉक्सर से सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सीनियर रिपोर्टर हैं, बीट तो तरीके इंसाफ की करते हैं लेकिन हर जगह पे पंगा ले लेते हैं। तो साबिक पुलिस इंस्पेक्टर आबिद बॉक्सर से मुलाकात हुई जो पुलिस मुकाबलों के मास्टर गर्दाने जाते थे, और अगर आप देखें तो आबिद बॉक्सर ने मेरा ख्याल है दर्जनों लोग जो हैं वो पुलिस मुकाबले में मारे हैं, यकीनन इस चीज़ पे। अली आबिद बक्सर से आपकी बात हुई, एक तो उन्होंने पहले तो उन्होंने कहा माजरत की कि वो इंटरव्यू नहीं देंगे, लेकिन आपकी उनके साथ वैसे बड़ी गुफ्तगू हुई है और वो बड़ी यकीनन अगर हम ये मीर बालाज का, फिर इसका एहसन शाह का, फिर हम ये इसका जावेद भट्ट का मर्डर अगर आप देखें जो हुए हैं तो उसमें बड़ी अहम चीज़ जो है वो आपके सामने आई है। तो क्या पहले शुरू करते हैं हम यहाँ से एहसन शाह के हवाले से कि क्या कहते हैं वो एहसन शाह कैसा बंदा था, और फिर वो जो उसकी ऑडियो लीक हुई क्या उसके ऊपर। ये सर सबसे पहले तो शुक्रिया आपका टाइम देने का। ये सर आबिद बॉक्सर से जो मुलाकात हुई है उससे पहले सर हम कोशिश ये कर रहे थे कि उसका इंटरव्यू करें, क्योंकि ये जो ट्रक वाले हैं और दूसरा जो तिफी वाला ग्रुप है, ये दोनों को आबिद बॉक्सर बड़े करीब से जानता है। और वो ये भी कहता है कि आबिद बॉक्सर मैं इनको भी करीब से जानता हूँ और पुलिस में भी रहा हूँ, तो जितने भी उनको भी करीब से जानता हूँ और पुलिस मुकाबले कैसे होते हैं वो खुद भी करता रहे, तो बड़ा एक अच्छे से सारी चीज़ें जानता है। तो मेरी कोशिश थी मैं उसका इंटरव्यू करूं, लेकिन वो किसी वजूहात से सर उसने मना कर दिया कि अभी नहीं, जब शुरू करूंगा सबसे पहले कैपिटल टीवी को दूंगा। तो वो सर यहाँ पे तो बात हुई, लेकिन जो उसने गुफ्तगू की एहसन शाह की, आपने जो बात की सर, एहसन शाह का झूठ जो था ना वो उसको मरवा गया बकौल आबिद बॉक्सर। वो कहता है कि आबिद बॉक्सर ये कहता है कि एहसन शाह जो था जेल में बिल्कुल अकेला था, मतलब कि इसको वहां से किसी ने मिलने, किसी और से ये मिलता ही नहीं था, मतलब जो एक बैरक सेपरेट होती है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल अकेला था। इसकी वाइफ के साथ जो इसकी गुफ्तगू होती थी वो लाजमी बात है, जो इस तरह की हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं उनकी रिकॉर्ड होती है, आपको पता है। तो वो ये रिकॉर्डिंग जो अपनी बीवी से बात कर रहा था कि जी मैं अंदर भी फनकार था, बाहर भी फनकार हूँ, मैंने बंदे इकट्ठे कर लिए, वो सरासर झूठ बोल रहा था, रंगबाजी कर रहा था, स्टाइल था वही अंदरून, मतलब कि कर दिया हो गया, कुछ भी नहीं किया करना था इसने। लेकिन अपनी बीवी के सामने जो हीरो बन रहा था, वो रिकॉर्डिंग जो थी आबिद बॉक्सर के बकौल सर एहसन शाह को वो मरवा दी गई। किसी पुलिस अफसर ने वो सुनी है और वो किसी पुलिस अफसर ने फिर सुन के कहीं और भी सुनवाई है, और फिर वो वजह बनी है इसके एहसन शाह के जो कत्ल की या कह लें पुलिस मुकाबले की, वो इसका झूठ इसको ले बैठे एहसन शाह का। अच्छा अली ये बताइए कि जो जब अमीर बालाज का मर्डर हुआ था 18 फरवरी को 2024 को इसी साल में, तो उसमें मुजफ्फर नामी जो शूटर था वो मौके पे ही मारा गया था। उसके बाद ये कॉन्स्पिरेसी चल गई कि जी एहसन शाह था, एहसन शाह आया। इस पर कल भी मैंने वीलॉग किया था, मैंने बड़ी डिटेल बताई थी कि एहसन शाह को कैसे तिफी भट्ट की तरफ से प्लांट किया गया था, और पहले दिन से प्लांट किया गया था। आपको क्या गुफ्तगू हुई कि वहाँ पर मौके पर कौन कौन मौजूद था जब 18 फरवरी को मीर बालाज को मारा गया था? सर मैंने जब ये सवाल किया ना आबिद बॉक्सर से कि जनाब बलाज को किसने मारा, वो इंकशाफात बड़ा हैवी उसने किया। उसने कहा कि बलाज को मरवाने वालों में एक तो उसके अपने लोग शामिल थे कि वो जो बातें करता था वो रिकॉर्ड होके जाती थी दूसरे ग्रुप के पास, और दूसरे ग्रुप ने ये तय कर लिया था कि अब नहीं इसको छोड़ना, बिकॉज ये खतरा बन रहा है उनके लिए। तो ये पहले भी कह लें कि फायरिंग करवा चुका था तिफी और गोगी के ऊपर। तो अब आबिद बॉक्सर ने ये इंकशाफ किया मेरे से गुफ्तगू में, उसने कहा है कि तिफी वहाँ पे मौजूद था जब अमीर बलाज के ऊपर फायरिंग हुई है और ये सारा मामला हुआ है। तो तिफी का स्टाइल ही है ये, वो कहता है वो खुद जाता है जितना वो उसको जानता है। तो बहरहाल अब ये बड़ा इंकशाफ है, लेकिन ये आबिद बॉक्सर से अच्छा अब ये मतलब इसमें जाहिर है एक चीज़ तो बड़ी क्लियर अली आ रही है कि तिफी भट्ट की इन्वॉल्वमेंट, तो जो चीज़ें पुलिस से ही पता लग रही हैं, गोगी भट्ट का कहीं नाम नहीं आ रहा। सर गोगी भट्ट वो कह रहा है कि इनोसेंट है इस सारे मामले में, और
पुलिस उसको पकड़ना चाहे तो कल पकड़ सकती है, लेकिन पुलिस इसलिए नहीं पकड़ रही कि जहाँ वो इस वक्त बैठा हुआ है, जहाँ पे इस वक्त वो मौजूद है, जब वो पुलिस उसको पकड़ेगी लेके आएगी तो लाजमी बात है वहाँ से भी ताल्लुक ख़राब होगा, तो ताल्लुक भी ख़राब करे और बाद में आगे पता चले कि 2 दिन बाद अदालत पेश की है तो बड़ी भी हो गया। एक सूबे के दूसरे सूबे के एक सीनियर बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, पॉलिटिशियन के पास सियासतदानों का आपस में मामला भी खराब हो और निकले भी कुछ ना। या तो होना कि वो गोगी को लेके आए और पता चले जी इसने ये काम किए हुए हैं, साबित हो, तो वो जब साबित ही नहीं होने तो वो उस मामले को कोई नहीं छेड़ा। लेकिन गुग्गी भट्ट का आना तो उसके अपने लिए फायदामंद है कि जब तक छुपा रहेगा, आएगा 2-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन लगेंगे वो, क्योंकि उसके खिलाफ तो कोई सच एविडेंस हमने भी नहीं रिपोर्ट की। इसी वजह से पुलिस जो है इस पे ज्यादा कोई कोशिश नहीं कर रही, वरना अगर पुलिस कोशिश करे अब गोगी को पकड़ने के लिए तो फिर उनको ज्यादा देर नहीं लगेगी। बिल्कुल। अच्छा ये बताएं कि गैंग वॉर के हवाले से क्या कहा, क्योंकि अब हम आजकल देख रहे हैं अक्सर मीडिया पे, सोशल मीडिया पे लगे होते हैं जी लाहौर में गैंग वॉर स्टार्ट हो गई है, वो गैंग वॉर के हवाले से आबिद बख्तर साहब ने क्या कहा? सर वो कहते हैं कि गैंग वॉर तो ये बेसिकली है ही नहीं, गैंग तो वो होना कि दो मतलब कि बड़े लोग की गैंग वॉर गली गली में कत्ल हो, ये तो 2 पर्सनैलिटी का, 2 फैमिली का, बल्कि 2 फैमिली का भी नहीं, 2 फैमिली के 2 लोगों का आपस में इशू था। अब दोनों इस वक्त भागे हुए हैं, अगर तीफी की बात की जाए तो वो भी इस वक्त रूपोश ही है, अगर दूसरे ग्रुप की बात की जाए तो वो भी अपने घर पे नहीं है, तो वो कह रहे हैं कि अभी तक तो गैंग वार कोई शुरू नहीं होने वाली। हाँ, अगर तीफी और गोगी आके अपने डेरे पे बैठ जाते हैं, वहां से जो अमीर बलाज के भाई हैं मसब और फतेह वो भी आगे बैठ जाते हैं, मामला ठंडे हो जाते हैं, तो फिर जो इनके दुश्मन है वो उधर जाके बैठ जाएंगे बलाज वगैरह की फैमिली के पास, और उनके जो दुश्मन है वो आ जाएंगे बाटोनों के पास, तो आपस में फिर शुरू हो सकती है। लेकिन अभी तो जब दोनों भागे हुए हैं तो फिर कैसा गैंग वार और कैसी लड़ाई, ये सर सूरत है। अच्छा अली, अब इसमें तो ये भी होता है ना, कई दफा ये होता है कि जैसे अब कोई तीफी भट्ट के साथ जुड़ा है या ट्रका वाला फैमिली के साथ जुड़ा है, अब वो अपनी दुकानदारी करता जा रहा है और इनको पता ही नहीं है, और वो आपस में इतनी नफरत, जैसे अभी आपने बताया कि आबिद बख्तर साहब ने ये भी बताया था कि भाई रिकॉर्डिंग सुनाई जाती थी, तो वो भी तो तीली लगाने वाले थे ना दोनों खानदानों को कि उसकी गालियां उसको सुना दी, उसकी गालियां उसको सुना दी। सर बिल्कुल ऑटोमेटिकली फिर बंदा गुस्से में आएगा। कह रहे हैं ये बात तो जो सबको पता है, पहले ये सामने भी आ चुकी है कि जो एहसन शाह था वो इसमें गलत काम ये करता था कि बलाज की जो ऑडियो थी वो सुनवाता था रिकॉर्ड करके, और जब दोस्तों में रात को टाइम लोग बैठते हैं तो सर मुख्तलिफ डेरों पे आपको पता है मुख्तलिफ बातें तो होती हैं, लेकिन उसमें अगर कोई बंदा रिकॉर्डिंग करे और फिर जाके दुश्मन ग्रुप को सुनाए और वहाँ की रिकॉर्डिंग्स यहाँ आए, क्योंकि आपस में लोगों ने भी तो सर नंबर करने हैं ना कि जी वो ताड़े बारे में कह रहे हैं, वो सुनेंगे जी आपके बारे में ये कह रहा है, तो ये मेरा ख्याल अपने बॉसेस को खुश करने के चक्कर में वैसे भी मुझे भी ये इत्तला मिली थी कि एहसन शाह एंड टाइम पे फिर उसका जेहन में एक बात बैठ गई थी, क्योंकि पहले दिन से वो प्लांटेड था। हाँ जी, मीर बलाज के साथ वो जिस दिन जुड़ा था वो जुड़ा ही साजिश के तहत था, उसके क्लोज हुआ साजिश के तहत हुआ और उसको पाया तकमील तक उसने अपनी साजिश को पहुंचाया। फिर इसका दरमियान में दिमाग ये बन गया था कि मैं डेरे पे कब्जा कर लूंगा, मतलब बालाज जो फतेह और मसब हैं वो तो पढ़े लिखे बच्चे हैं और ये वो बच्चे हैं, उनका इतनी तवज्जो नहीं होगी तो डेरा मेरे पास होगा। इस किस्म की भी एहसन शाह की सोच बन गई थी, जिसकी वजह से वो दोनों तरफ विकेट के खेलने की कोशिश कर रहा था। बिल्कुल आपकी ये बात बड़ी करता चलूं, लेकिन एहसन शाह ये भूल गया कि जो बलाज की फैमिली के, जो गुजरांवाला की फैमिली है, जिनका वैसे इस मामले से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो ताजर बरादरी बड़े अच्छे बिजनेसमैन, उनकी भी इस सारे मामले पे नज़र तो है, और नज़र भी है, और बैकेंड पे बलाज फैमिली के वो भी हैं। तो एहसन शाह को ये गलती लग गई कि वो समझ रहा था मैं सारा हड़प कर जाऊंगा, लालच जो थी वो फिर सर कहीं ना कहीं निकलनी थी। बहुत शुक्रिया अली आपका दोस्तों, अब तक के लिए इतना ही। शादाब रियाज को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।